साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल लव मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड विशेष में कुरुख अथवा उरांव साहित्य के बारे में परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से समझेंगे। याद रखिए, परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से। यहाँ पे साहित्य मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ या उस साहित्य से संबंधित उन चीज़ों को जो एक साहित्यिक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, मैं वो जानकारी नहीं प्रदान कर रहा हूँ। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इस साहित्य के बारे में हम समझ रहे हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये भाषा आखिर है क्या, किनके द्वारा बोली जाती है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, और इस भाषा में अर्थात कुरुख उरांव भाषा में शिष्ट साहित्य का जन्म कब से हुआ, और साथ ही यह भी इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी रचनाएं किनके द्वारा, जो प्रमुख रचनाएं होती हैं वो किनके द्वारा रची गई। इन सभी को मिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और साथ में ये समझाते चलूँगा कि परीक्षाओं में इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कुरुख भाषा या उरांव भाषा को। तो झारखंड में दो भाषा, कुरुख अथवा उरांव एक ही नाम है, और मालतो भाषा, ये दो जो भाषा हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। याद रखिएगा, कुरुख एवं मालतो जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा के परिवार से आते हैं। परीक्षाओं में ज़्यादातर यही पूछता है कि निम्न में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार का एक सदस्य है। तो याद रखिएगा, झारखंड में 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। पहला हिंदी भाषा से संबंधित जो समूह है, जिसे आप आर्यन भाषा समूह कह सकते हैं, दूसरा आग्नेय भाषा समूह, और तीसरा द्रविड़ भाषा समूह। तो द्रविड़ भाषा समूह से जो है वो कुरुख अथवा उरांव और मालतो भाषा आती है। तो द्रविड़ भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा से संबंधित है ये कुरुख या उरांव भाषा। तो इसमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो आपको कन्नड़, कुछ तेलुगु और कुछ तमिल भाषा से भी मिलते हैं। इसके अलावा इस भाषा पर अर्थात कुरुख और उरांव भाषा पर संस्कृत का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है। अब इतना तो आप समझते हैं या कोई भी समझता है कि भाषाएं जो होती हैं वो बोलने का माध्यम होती हैं, संपर्क का माध्यम होती है, और साथ ही जो जनसमूह जिस इलाके पर रहता है वहाँ के वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव उस भाषा पर भी पड़ता है। तो इन सब को मिला जुला करके एक ऐसा इसमें विशेषता बन गई है कि झारखंड की सबसे विकसित भाषा ये मानी जाती है। इसके पीछे दूसरा और कारण है। दूसरा कारण है कि जब अंग्रेजी राज का संपर्क झारखंड में हुआ तो उरांव जो जनजाति थी वो ईसाई मिशनरीज के संपर्क में सबसे ज़्यादा आई और सबसे पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे बढ़ गई। तो इनकी भाषा भी सबसे आगे बढ़ गई। तो आज ये झारखंड की सबसे समृद्ध भाषाओं में एक है। ये इसका एक छोटा सा मैंने आपको अपने दृष्टिकोण से बैकग्राउंड बताया। अब देखिए, जो ये भाषा है ये द्रविड़ समूह से हमने बताया, और परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा यही पूछा भी जाता है। इसके अलावा हमने कुछ तथ्य रख रखे हैं, आप इसको एक नज़र देख लेंगे कि उरांव या कुरुख भाषा को यूरेशिया खंड के द्रविड़ परिवार के अंतर्गत एक मध्यवर्ती भाषा समूह की भाषा माना जाता है। इसके अलावा झारखंड के अलावा यह पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में भी सरकारी स्तर पर यह द्वितीय भाषा है। परीक्षाओं में पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में भी ये सरकारी स्तर पर द्वितीय भाषा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान इत्यादि जगहों पर बोला जाता है। याद रखिएगा, कुरुख या उरांव भाषा जो है बिहार भारत में तो बोला ही जाता है, साथ ही पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल इत्यादि जगहों पर भी बोला जाता है। और मतलब इस भाषा के समूह के लोगों का मानना है तो कि इनकी जो भाषा के बोलने वाले सदस्यों की संख्या पूरी दुनिया में वो 50 लाख से ऊपर है, लेकिन खैर वो इनकी मान्यता है। इस भाषा की एक लिपि है, याद रखिएगा, इस भाषा की अपनी एक लिपि विकसित हुई है जिसका नाम है तोलोंग सिकी। क्या नाम है? तोलोंग सिकी। इस भाषा की अपनी एक लिपि है जिसका नाम है तोलोंग सिकी, और इस लिपि के जो जनक हैं डॉक्टर नारायण उरांव हैं। देखिए, डॉक्टर छूट गया, इनका पूरा नाम है डॉक्टर नारायण उरांव। डॉक्टर नारायण उरांव ने 1999 में इस भाषा का इस लिपि का विकास किया, जिसे बाद में झारखंड सरकार ने 2007 ईस्वी में, याद रखेंगे 2007 ईस्वी में इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान किया। किसे? तोलोंग सिकी लिपि को। इसके अलावा ये जो भाषा है उरांव भाषा है वो देवनागरी के साथ साथ कुरुख बन्ना लिपि में भी लिखा जाता है। एक लिपि है कुरुख बन्ना लिपि और एक देवनागरी, यानी कि 3 लिपियों में यह मुख्य रूप से लिखी जाती है।
जिसमें तोलोंग सिक्की लिपि जो है वो नई नई विकसित की गई है। किनके द्वारा? डॉक्टर नारायण उरांव के द्वारा 1999 में। और इस लिपि को झारखंड सरकार ने 2007 ईस्वी में मान्यता, आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। और एक संस्था है कुरुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस संस्था ने ये जो लिपि विकसित की थी डॉक्टर नारायण उरांव ने, तोलोंग सिक्की लिपि, इसको फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, मतलब योगदान कर रहे हैं लोग। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई भी भाषा जो होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है। उसमें कथा होते हैं, कहानी होते हैं, और कहानियों में भी नाना प्रकार के कहानी होते हैं। सुख भरी कहानी होते हैं, दुख भरी कहानी होते हैं, वीर रस से भरी कहानी होती है। सेम चीज़ कविताओं में भी होता है, नाटक होते हैं। तो इन सबका जो विकास है उरांव भाषा में, वो अंग्रेजी राज के आगमन के बाद से सुस्पष्ट दिखने लगा। और इसके जो लिखित साहित्य हैं, शिष्ट साहित्य जिसे बोला जाता है, वो अंग्रेजी राज के प्रभाव से और ज़्यादा निखरा और एक बहुत ही उन्नत स्थिति में फिर ये पहुंचा। अब देखते हैं इसमें लिखे हुए विभिन्न ग्रंथों को एवं उसके लेखकों को। अब देखते हैं इसके शिष्ट साहित्य के कुछ ग्रंथों को। उरांव भाषा में जो शिष्ट साहित्य का जन्म था वो 1850 के रूप बाद सुस्पष्ट रूप में दिखता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान ईसाई मिशनरियों ने किया। और साथ ही सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने अपने 2 जर्नल इस भाषा से संबंधित प्रमुख तथ्यों को प्रकाशित करवाया। उसके बाद विभिन्न अंग्रेजी विद्वानों ने समय समय पर इसमें बहुत सारे ग्रंथ, जिसमें व्याकरण के साथ साथ डिक्शनरी और इसके कुछ साहित्यिक विशेषताओं जैसे कथा कहानियों एवं लोकगीतों को लिखा और लोगों के सामने लाया। तो एक एक कर देख लेते हैं थोड़ा सा, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है। सबसे पहले फर्डिनेंड हॉर्न ने 1898, मैंने वर्ष लिख दिया है ताकि ध्यान रहे, या बस तो ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देने के लिए मैंने लिख दिया। फर्डिनेंड हॉर्न ने 1898 ईस्वी में कुरुख ग्रामर एवं कुरुख फोकलोर नामक ग्रंथ लिखा। ये सबसे ज़्यादा पूछता है, बीपीएससी में, जेपीएससी में भी पूछा था और झारखंड के जो परीक्षाएं आती हैं उसको लोकल में पूछता है। कुरुख ग्रामर एवं कुरुख फोकलोर की रचना किन्होंने की? फर्डिनेंड हॉर्न ने। उसके बाद 1924 में ए गिनार्ड ने एन उरांव इंग्लिश डिक्शनरी तथा ए ग्रामर ऑफ द उरांव लैंग्वेज लिखा। किन्होंने लिखा? ए गिनार्ड ने। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1941 में रेवहॉन, धर्मदास लकड़ा एवं WG आर्चर, ये 3 विद्वानों ने मिलकर एक पुस्तक लिखा, लील खोरा खेरवेल। लील खोला खेरेवल एक पुस्तक लिखा। हालांकि कहीं कहीं उच्चारण कुछ अलग भी मिलता है लेकिन इसका हमने यही उच्चारण लिखा है। ये तीनों ने मिलकर एक ग्रंथ रचा जिसमें 2700 से ऊपर, मतलब 2700 2600 समथिंग था, लेकिन 2700 से ऊपर नागपुरी के साथ साथ उरांव जनजाति के जो लोकगीत थे उसको इसमें वर्णित किया और इसमें इस किताब में लिखा, यानी कि उससे उन लोकगीतों को लिपिबद्ध किया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर लोकगीतों को रखने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, लोकगीत जो होता है वो किसी भी वर्ग का, किसी भी समूह का, किसी भी जनजाति की विशेषताओं के साथ साथ उनके मूल उत्पत्ति, वो कहाँ से रह के आए हैं, उनके माने पूरे क्या कह सकते हैं मानवीय जीवन में, मानवीय जीवन मतलब एक जीवन नहीं, पूरे उस जाति के, जहाँ से उस जाति की वर्गीय चेतना विकसित है वहाँ से लेके आज तक किन किन समूहों के साथ उनका संपर्क हुआ है और कैसा संपर्क हुआ है, ये लोकगीत के माध्यम से बहुत हद तक पता लगती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि मैं किसी खास समुदाय का और मेरे लोकगीतों में जो मेरे यहाँ देवी देवताओं के गीत होते हैं, मेरे शादी विवाह के गीतों में जो वर्णन आता है उसमें बार बार एक ऐसे पहाड़ का वर्णन आता है जिसमें बर्फ है। तो ये माना जा सकता है कि हमारे जो मूल उत्पत्ति था वो बर्फ वाले इलाके में था, या विकास के प्रक्रिया में हम कभी उस जगह पर रहे थे जहाँ पे बर्फ के इलाके ज़्यादा थे। इसके साथ हम यदि वो अपने लोकगीतों में किसी समाज के साथ झगड़े झंझट की बात करते हैं तो माना जाएगा कि हम कभी उनसे झगड़ते थे या हमारी कोई राजनीतिक शत्रुता थी उनके साथ या सामाजिक शत्रुता थी। इसके अलावा उसमें यह भी पता लगता है कि हम किसी समाज के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहा करते थे या उस गीतों में उस समाज के प्रति बहुत प्रेम दर्शाया गया है, तो इससे समझ में आता है कि हम उस समुदाय के साथ बहुत ही मैत्री भाव से रहते थे। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, गुफा, कंदरा, नदी, नाला इत्यादि का भी वर्णन उन लोकगीतों में आंशिक रूप से होता है, जिससे
उस जाति के उत्पत्ति के साथ साथ वो किस किस जगहों पर रहे हैं और कहाँ कहाँ से उनका संबंध रहा है, वो सारी स्मृति के रूप में उन लोकगीतों में रहता है। इसलिए लोकगीत जो होते हैं वो किसी भी वर्गीय समुदाय के समझने का एक अच्छा माध्यम होता है। साहित्यिक लोग इसलिए इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसके बाद एक प्रमुख नाम आता है वो आह्लाद तिर्की। आह्लाद तिर्की ने व्याकरण लिखा जिसका नाम था कुरुख सरहा 1949 ईस्वी में, यानी कि आज़ादी के तुरंत बाद एक किताब लिखे कुरुख सरहा, इसके लेखक थे आह्लाद तिर्की। इसके बाद एक प्रमुख नाम आता है आपका मिखाइल तिग्गा का। मिखाइल तिग्गा, इन्होंने कुरुख डिक्शनरी, हिंदी इंग्लिश कुरुख डिक्शनरी लिखा है। क्या लिखा? इंग्लिश हिंदी कुरुख डिक्शनरी के साथ साथ एक पुस्तक थी जिसका नाम था कथ आरा कथ बिलियन इदयू। कथ आरा कथ बिलियन इदयू एक पुस्तक का नाम था जिसके लेखक थे मिखाइल तिग्गा। ये पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। हालांकि मैंने जो भी इसमें लिख रखा है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा है और साथ ही जो इम्पोर्टेंट था उसी को लिखा है ताकि आपको ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, ज़्यादा ध्यान न लगाना पड़े। अब इसके अन्य साहित्य रचनाओं एवं पत्र पत्रिकाओं को भी एक नज़र देख लेते हैं। अब इसमें और साहित्यिक रचना एवं पत्रिकाओं को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, मैं इसमें जो भी इस वीडियो में बनाया हूँ, लिखा हूँ, लाया हूँ, वो संक्षेप जानकारी के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो पुस्तकें और किताबें होती हैं उससे उठाया हूँ। साथ ही रांची विश्वविद्यालय से कुछ जो उनके जर्नल निकलते हैं, उनके जो विद्वान हैं, उनके नोट्स से हमने ये चीज़ लिया है। तो देखिए, इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम आपको कुरुख भाषा में मिलेगा वो मिलेगा बिहारी लकड़ा। बिहारी लकड़ा को 2005 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। अब सोच सकते हैं किसी भाषा के किसी कवि को इतना बड़ा पुरस्कार मिला तो परीक्षाओं में तो पूछना लाजिमी ही बनता। तो बिहारी लकड़ा ने कुरुख डंडी नामक एक किताब लिखी थी 1950 ईस्वी में। कब लिखी थी? 1950 ईस्वी में। और 2005 में इन्हें कुरुख भाषा में जो इन्होंने रचनाएं रची, इसके लिए 2005 में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन थे? बिहारी लकड़ा। किस भाषा के? कुरुख भाषा के। क्या किताब लिखा था? कुरुख डंडी नामक किताब। इसके अलावा मुंता पुंपा झुंपा, मुंता पुंप झुंपा एक पुस्तक लिखी थी जो मुख्यतः गीत संग्रह था। किन्होंने लिखा था? दबले कुजूरन। याद रखिएगा, ये जो कुरुख डंडी नामक किताब था ये भी एक गीत संग्रह ही था। इसके अलावा एक और गीत संग्रह मुंता पुंप झुंपा किन्होंने लिखा? दबले कुजूर ने लिखा था। कुरुख भाषा में पत्र पत्रिका, देखिए दो किताब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुरुख भाषा में जो पत्र पत्रिका था वो, हालांकि आप तो जानते हैं कि भारतीय जो इतिहास में पत्र पत्रिकाओं का जो विकास है वो अंग्रेजी राज की एक देन थी। 1870 के बाद हिंदी में, उसके बाद बहुत सारी लोकल भाषाओं में भी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, तो इसका व्यापक प्रभाव कुरुख भाषा पर भी पड़ा। और 1940 आते आते इस भाषा में पत्रिकाएं छपने लगी और कुछ पत्रिकाओं का हमने नाम लिख रखा है, जिनमें सबसे पहले 1940 में इग्नेस बेक ने बीज बिनको, यानी कि बीज बिनको नामक एक मासिक पत्रिका निकाला। किन्होंने निकाला? इग्नेस बेक ने। कब निकाला? 1940 में। पुस्तक का क्या नाम था? बीज बिनको। देखिए, आप नोट भी कर सकते हैं या आप जहां से भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा 1949 में, कब? 1949 में आह्लाद तिर्की ने बोलता एवं 1950 में धुमकुड़िया नामक पत्रिका निकाला। देखिए, ये VVIP है। अब कहिएगा कि भाई सबको तो आप VVIP ही बोल रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि जो परीक्षाओं में पूछा है उन सारे ग्रंथों को के साथ साथ जो पूछ सकता है इनको मिला करके हमने लिखा है। और कुरुख भाषा में बिहारी लकड़ा, आह्लाद तिर्की के साथ साथ इग्नेस बेक जो थे और मिखाइल तिग्गा, ये जो इस भाषा के नामी क्या कह सकते हैं, कलम के योद्धा थे और इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनके लिखित रचनाओं को जरूर ध्यान रखेंगे। तो आह्लाद तिर्की ने 1949 में बोलता और 1950 में धुमकुड़िया तो खैर बहुत बार पूछा है, धुमकुड़िया नामक पत्रिका निकाला। धुमकुड़िया का बहुत बार यह भी पूछा है कि कब निकली और साथ साथ किन्होंने निकाला, तो ध्यान रखेंगे 1950 में किन्होंने निकाला? आह्लाद तिर्की ने। तो ये उसके कुछ साहित्यिक रचनाएं एवं पत्र पत्रिकाएं थी। इसके अलावा ये भाषा समूह जो है आज अपने लोगों के द्वारा बहुत ही व्यापक रूप से बढ़ाई जा रही है, साहित्यिक रचनाएं रची जा रही हैं, बहुत नए साहित्यकार भी हैं। मैंने उनका नाम नहीं लिखा है चूँकि वो
परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जब आप भाषा लेंगे तब बहुत ज़रूरी हो जाती है। और जानकारी के लिए तो एक अलग बात है, आप कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से लिखा है। तो कुरुख भाषा के बारे में आज हमने पढ़ा। हमने शुरू से ही बताया कि यह एक द्रविड़ भाषा समूह की भाषा है। इसके अलावा इस शिष्ट साहित्य का जो विकास है 1860 के आसपास से प्रारंभ हुआ। इसको बढ़ाने में अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ा योगदान किया, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया। इसके अलावा इसमें कुछ रचनाकार एवं कुछ उनकी रचनाएं, साथ ही इनके अपने लिपि और इनके अपने लोगों के द्वारा रचित किताबों के बारे में आपको बताया। मोटा मोटी परीक्षाओं में इससे संबंधित इतना ही पूछता है। अब हम ये नहीं करें कि जो हम पढ़ाएं वही पूछेगा, मतलब इतना ही पूछता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो मानक पुस्तक होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको हमेशा से बताते रहा हूँ अपने वीडियो में कि जब भी किसी चीज़ को समझने जाए, पढ़ने जाए, तो उसके मानक पुस्तकों को पढ़ें, ताकि आपको एक व्यापक समझ बन जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।